ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अगर हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें तो इसकी जो सबसे खास बात है वो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर ऑर्डर है। यानी अगर मैं इन एटम्स को देखूं तो ये बराबर दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो ये जो रेगुलर ऑर्डर क्रिस्टल सिस्टम का होता है इसको मैं क्रिस्टल लैटिस कहता हूं। Thus, a regular three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice. अब अगर मैं इस क्रिस्टल लैटिस को देखूं तो जो इसकी फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट है वो ये शेडेड पोर्शन है। इस तरह के एक शेडेड पोर्शन को मैं एक यूनिट सेल कहूंगा। इस यूनिट सेल को मैंने यहां पर डिपिक्ट कर दिया है। अब अगर मैं इस यूनिट सेल को देखूं तो इस यूनिट सेल की 6 प्रॉपर्टीज है। एक तो इस 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, यानी कि इसके जो 3 लेंथ के डायमेंशन हैं ए, बी और सी, इनकी वैल्यू कितनी है और इन तीनों डायमेंशंस के बीच के एंगल अल्फा, बीटा और गामा कितने हैं। जो ए के ऑपोजिट एंगल है यानी कि बी और सी के बीच का एंगल उसको मैं अल्फा कहता हूं, बी के ऑपोजिट एंगल को बीटा और सी के ऑपोजिट एंगल को गामा कहता हूं। तो नेचर में जो क्रिस्टल लैटिस पाए जाते हैं उसमें ए, बी और सी के अलग अलग वेरिएशन और अल्फा, बीटा और गामा के अलग अलग वेरिएशन की वजह से 7 तरह के यूनिट सेल पाए जाते हैं। इन यूनिट सेल को मैं 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सेल कहता हूं। 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। अब ये एक प्रिमिटिव सेल है। एक प्रिमिटिव सेल में सिर्फ कॉर्नर पे ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रिमिटिव सेल के कुछ और वेरिएशन भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है इसे मैं बॉडी सेंटर्ड सेल कहता हूं और यहां पर कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर में एक और सेल होता है। इसके अलावा एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है जहां पर कॉर्नर के 8 सेल्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पे, जैसे ये राइट वाली फेस के सेंटर पे एक ये सेल है या बॉटम वाली फेस के सेंटर पे ये एक सेल है। हर फेस की सेंटर पे एक सेल होता है और एक वेरिएशन है एंड सेंटर जहां पे खाली ये टॉप वाली फेस के सेंटर पर और बॉटम वाली फेस के सेंटर पर एक एक सेल पाए जाते हैं। तो ओवरऑल 7 टाइप के यूनिट सेल हो गए और उन 7 टाइप के यूनिट सेल्स के 4 वेरिएशन हो गए। नेचर में इन 7 into 4 28 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स विद देयर वेरिएशन में से खाली 14 यूनिट सेल सिस्टम पाए जाते हैं और इन 14 यूनिट सेल सिस्टम को हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। बुक में ये 14 सिस्टम्स बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, पर चूंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अब हम एक यूनिट सेल में कितने एटम या कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल से शुरू करते हैं। ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर एक एटम है और इस यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये जो एटम है ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का पार्ट नहीं है। अगर मैं एक क्रिस्टल लैटिस बनाऊं, जैसे ये मैंने क्रिस्टल लैटिस बनाया और कॉर्नर पे रखे हुए एक ऐसे एटम को देखूं तो ये एटम जो है ये ओवरऑल 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब इस यूनिट सेल को इस कॉर्नर पे रखे हुए एटम का 1/8 पार्ट मिल रहा है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखूं तो 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 ऑफ द एटम है। तो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल 1 एटम या 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यूनिट सेल हो जाएगा। अगर मैं इसी कंसेप्ट को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखूं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी प्रिमिटिव क्यूबिक की तरह से 8 कॉर्नर्स हैं और इन 8 कॉर्नर्स पे 1/8 एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा है। तो 1 एटम एट कॉर्नर्स
और इसके अलावा इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में एक ये एटम रखा है जो इसका पूरा का पूरा हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब 1 एटम एट बॉडी सेंटर। तो टोटल एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में BCC में टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल हो गए। अब मैं इसी कंसेप्ट को अगर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखूं तो इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक तो कॉर्नर्स पे एटम रखे हैं, तो पहले की तरह से 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 यानी कि 1 एटम एट कॉर्नर हो गया। और इसके अलावा अगर मैं ये फेस सेंटर वाले एटम को देखूं तो अगर मैं ये फेस सेंटर को देखूं तो फेस सेंटर पे जो एटम है या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये 2 सेल्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब खाली इस फेस सेंटर्ड वाले एटम का हाफ ऑफ द एटम ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और किसी क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, तो अगर मैं फेस का कंट्रीब्यूशन देखूं तो 6 फेसेस इनटू हाफ एटम, बिकॉज हर फेस पर हाफ एटम रखा हुआ है, तो 3 एटम्स एट फेसेस। फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC देयर आर टोटल 4 एटम्स पर यूनिट सेल। इसको समराइज करें तो प्रिमिटिव सेल्स में एक यूनिट सेल में 1 एटम होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में 2 एटम होंगे और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होंगे। क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक एक स्फीयर एक एक एटम जोड़ करके हम लोग पहले 1 डायमेंशनल एरे बनाएंगे, उसके बाद 2 डायमेंशन में इन स्फीयर्स को अरेंज करेंगे और फिर फाइनली 3 डायमेंशन में इन स्फीयर्स को अरेंज करेंगे और उससे देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या HCP जैसे स्ट्रक्चर्स बन करके तैयार हो। तो सबसे पहले 1 डायमेंशन में एटम्स को अरेंज करते हैं। तो अगर एक डायमेंशन में एक लाइन में मुझको एटम्स को अरेंज करना है तो बहुत सिंपल, एक एटम रखा, उसके बाद बगैर किसी गैप के दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, इस तरीके से लाइन में रखते चले गए। तो ये जो लाइन बनी ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। इस 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए एक मैं टर्म कॉइन करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सपोज करो मैं इस एक स्फीयर को देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि इस स्फीयर के कितने नेबर्स हैं, कितने ऐसे स्फीयर्स हैं जो इस स्फीयर को टच कर रहे हैं। तो इस फिगर में एक ये और दूसरा ये 2 ऐसे स्फीयर्स हैं जो मेरे इस गिवन स्फीयर के नियरेस्ट नेबर हैं। तो मैं कहूंगा इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में हर स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब जैसे मैंने ये लाइन बनाई तो ये पोजीशन जहां पर स्फीयर रखे हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इन पोजीशंस को एम कह देता हूं, यानी कि ये वाली पोजीशन ए वाली पोजीशन है और इन 2A के बीच में ये जो गैप है इन पोजीशंस को मैं थोड़ी देर के लिए बी कह देता हूँ। 1 मिनट रुक के भी आगे बढ़ जाएगा कि मैं ये नेमिंग क्यों कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए जो स्फीयर्स के सेंटर वाली पोजीशंस है उन पोजीशंस को हम ए कह रहे हैं और इन सेंटर्स के बीच में जहां पर ये गैप है, ये गैप, इन पोजीशंस को मैं बी कह। अब जब सेकेंड लेयर रखने की बारी है, यानी कि जब मैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो जैसे ये मेरी पहली लेयर थी, जब मैं दूसरी लेयर रख रहा हूं तो जहां पर पहली लेयर थी ए वाली पोजीशन, वहां पर दूसरी लेयर रखूं और फिर तीसरी लेयर भी उसी लाइन में रखूं, चौथी लेयर भी उस लाइन में रखूं। यानी कि इस तरह की पैकिंग को अगर मैं ए टाइप की पैकिंग करूं तो ये जो पैकिंग बनके तैयार होती है इसको मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहता हूं। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक स्फीयर ले लूं, जैसे मान लो मैंने ये स्फीयर ले लिया, तो इसके जो 4 नियरेस्ट नेबर हैं ये मिलकर के एक स्क्वायर बना रहे हैं।
क्योंकि 4 नियरेस्ट नेबर है इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो मेरी पहली लाइन थी उसको मैंने ये अरेंज किया, जहां पर ये स्फीयर रखे थे मैंने तुमको पहले बताया ये पोजीशन ए है और इनके बीच का जो गैप है ये पोजीशन बी है। तो अब मैंने पहली लाइन ए वाली रखी, तो जो मैं दूसरी लाइन रखूं वो ए की सीध में ना रख करके थोड़ा सा इन गैप्स में डाल करके रखूं। इस तरीके से जब मैं स्फीयर्स को अरेंज करूंगा तो अगर मैं पीछे वाले के साथ कंपेयर करूं तो यहां देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में गैप बहुत बड़ा बड़ा है, रिलेटिवली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये गैप छोटा हो जाएगा। तो ये बेटर पैकिंग है और इस चीज को मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहता हूं। बिकॉज अगर मैं इस स्फीयर को देखूं तो इसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनको ज्वाइन करने पर एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। क्योंकि हेक्सागन बन रहा है इसका मतलब इसके 6 नियरेस्ट नेबर्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो 1 डायमेंशन में एक लाइन में चीजों को अरेंज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहा हूं यानी कि ए टाइप की पैकिंग कर रहा हूं 2 डायमेंशन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहा हूं यानी कि ए बी टाइप की पैकिंग कर रहा हूं 2 डायमेंशन में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अब जो मैंने ये 2 डायमेंशनल पैकिंग कर ली, रियल लाइफ में जो कोई भी सॉलिड होगा वो 3 डायमेंशन होगा। तो जैसे मैंने एक एक लाइन बना करके ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस बना ली है, ऐसे ही एक के ऊपर एक ऐसी लेयर्स रख करके मैं एक सॉलिड बना। तो सबसे पहला जो 3 डायमेंशनल पैकिंग का केस है वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। ये जो केस है इसमें मैंने क्या किया कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग ली, जैसे मान लो ये पहली लेयर थी तो जो स्फीयर का सेंटर था उसके जस्ट ऊपर दूसरी लेयर रखी, यानी कि जो मेरी पैकिंग हुई वो ए टाइप की पैकिंग हुई। जहां पर पहली लेयर में स्फीयर था वहीं पर दूसरी लेयर में स्फीयर है, वहीं पर तीसरी लेयर में स्फीयर है, वहीं पर चौथी लेयर में स्फीयर है। इस तरह की पैकिंग जो होगी ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग कहलाएगी। बिकॉज अगर मैं किन्हीं 4 स्फीयर को देखूं तो एक और स्क्वायर बना रहे हैं, इनके पीछे के 4 स्फीयर को देखूं तो एक और स्क्वायर बना रहे हैं, और ये दोनों स्क्वायर मिलकर के एक परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं जिनका साइड, अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर को देखूं तो ये दूरी 2r हो जाएगी, अगर इसके सेंटर से नीचे वाले के सेंटर को देखूं तो ये वाली दूरी भी 2r हो जाएगी, और इसके सेंटर से इसके सेंटर को देखूं तो ये दूरी भी 2r हो जाएगी। तो 2r साइड का क्यूब बना रहे हैं, तो ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है। यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो 2 डायमेंशन में जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती थी तो वहां पर कोई भी एटम अपने नेबर के 4 एटम्स को टच कर रहा होता था। जैसे मैं सपोज करूं इस एटम को लूं तो ये 1 2 3 4 इन 4 एटम्स को टच कर रहा होगा। इसके साथ एक एटम इसके ऊपर होगा और एक एटम इसके नीचे होगा। तो टोटल सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कोई भी एटम 6 एटम्स को टच करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एनसीईआरटी में इन्होंने दिया नहीं है इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल में कवर नहीं किया है। लेकिन सपोज करो इस ए वाली लेयर के बाद मैंने अगली लेयर गड्ढे में डाल दी होती, यानी कि जो पहली लेयर का गैप है चारों स्फीयर्स के बीच में, ये जो गैप है अगर मैंने अगला स्फीयर इसमें रखा होता तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता वो बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर होता, यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए बी टाइप का स्ट्रक्चर हो, यानी कि पहला लेयर जहां पर है दूसरी लेयर वहां पर न रख करके गड्ढे में आ जाए और फिर पहली लेयर फिर पहली वाली पोजीशन पे आ जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बीसीसी बनता है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 3 डायमेंशनल पैकिंग देखते हैं। तो ये मैंने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रखी है। ये मेरे स्फीयर रखे हैं। सपोज करो इन स्फीयर्स के सेंटर्स को मैं ए से मार्क कर देती, ये इसके आगे वाली पोजीशन ये ए होगी, ये ए होगी, इस तरीके से ये सारी पोजीशन ए हो गई। तो मेरे पास ये गड्ढे बन जाएंगे। इन गड्ढों में सपोज करो ये वाला जो गड्ढा है इसको मैं बी कहता हूं। तो अगर इस वाले गड्ढे को मैं बी कहता हूं और मैं यहां पर एक स्फीयर रख दूं तो जो इसका नियरेस्ट पोजीशन है यहां पर मैं
अगला स्फीयर नहीं रख सकता हूं। तो अगर मैं इस पोजीशन को बी कह रहा हूं तो मैं इसके नियरेस्ट नेबर वाली पोजीशन को सी कह दूंगा। तो अगर मैंने बी पे स्फीयर रख दिया तो मैं सी पे नहीं रख सकता, क्योंकि सी पे नहीं रख सकता इसलिए इस पोजीशन पे रख सकता हूं तो मैं इसको फिर से बी कह दूंगा। ऐसे ही सी पे नहीं रख सकता, इसके नियरेस्ट नेबर पे रख सकता हूं, इसको फिर से बी कह दूंगा। और जो बी के नेबर है उनको सी कह दूंगा, और जो सी के नेबर है उनको बी कह दूंगा, और फिर ऐसे ही बी के नेबर्स को सी कह दूंगा और सी के नेबर्स को बी कह दूंगा। तो ये जो गड्ढे मेरे सारे बने, ये सारे गड्ढे आइडेंटिकल ना होकर के दो सेट में डिवाइड हो गए। एक ये वाली जो पूरी लाइन है, इसकी जो वॉइड्स हैं इनको मैं बी से डिनोट कर सकता हूं। उसके नीचे वाली जो लाइन है इसके वॉइड्स को मैं सी से डिनोट कर सकता हूं, और फिर सी के बाद वाली लाइन के वॉइड्स को मैं सबको बी से डिनोट कर सकता हूं। इससे मेरा जो नेक्स्ट लेयर हो गई उसमें मेरे पास बी और सी के फॉर्म में ये दो ऑप्शन हो गए। अब देखते हैं अगर मैं बी पे अगली लेयर रखता हूं तो क्या होता है। ये मेरी पहली लेयर थी, पूरी लेयर में दिखा करके जानबूझ करके मैंने इसमें 3 स्फीयर दिखाए। अब इन 3 स्फीयर्स के ऊपर जब मैं अगला स्फीयर इस तरीके से रखूंगा तो यहां पर एक वॉइड बन जाएगा। इस वॉइड को मैं टेट्राहीड्रल वॉइड कहता हूं, बिकॉज इस वॉइड के चारों तरफ ये जो 4 स्फीयर हैं ये चारों मिलकर के टेट्राहीड्रल बना रहे हैं। तो टेट्राहीड्रल के बीच में जो वॉइड हुआ वो टेट्राहीड्रल वॉइड हुआ। दूसरा जो वॉइड है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड है। ये सपोज करो मेरा पहली लेयर थी जिसके इन 3 स्फीयर्स को मैंने ए पे रख रखा था, और सपोज करो ये जो पोजीशन है ये सी वाली पोजीशन, ये बी वाली पोजीशन नहीं है, सी वाली पोजीशन। तो अगर ये सी है तो इसका मतलब ये वाला बी होगा, ये वाला बी होगा और ये वाला बी होगा। अब अगर मैं इन तीनों बी वाली पोजीशंस पे 3 स्फीयर रख दूं तो इस सी वाली पोजीशन पे जो वॉइड बनेगा, इस वॉइड को मैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड कहता हूं। ऑक्टाहीड्रल वॉइड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इस सी के जो 6 नियरेस्ट नेबर्स हैं ये मिलकर के एक ऑक्टाहीड्रल वॉइड बनाएंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से जब मैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखता हूं तो मेरे पास टेट्राहीड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स, ये 2 तरह के वॉइड बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैंने जैसे दूसरी लेयर रखी, अब जब मैं 3D में क्लोज पैकिंग करूंगा तो मेरे को 2 लेयर नहीं रखनी होंगी, 2 से ज्यादा लेयर रखनी होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। सपोज करो मेरी पहली लेयर ए थी, दूसरी लेयर बी थी। अगर मैं तीसरी लेयर सी रखूं, यानी कि पहली लेयर में जहां पे स्फीयर रखे, दूसरी लेयर में जहां पे स्फीयर रखे, तीसरी लेयर में स्फीयर्स उसके अलग वाले होल्स पे रखूं, एबीसी टाइप की पैकिंग करूं। ऑब्वियसली ए के बाद बी के बाद सी होगा तो फिर से ए चला गया और फिर बी और फिर सी। तो ये जो एबीसी टाइप की पैकिंग होगी इसको मैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कहता हूं। अभी हमने पीछे एफसीसी नाम का स्ट्रक्चर पढ़ा। एफसीसी और सीसीपी ये एक ही चीज है। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वही फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करूं तो अपने लेयर में अगर मान लो कोई स्फीयर है, जैसे मान लो मैं इस स्फीयर को देखूं तो अपने लेवल पे अपनी लेयर में इसके चारों तरफ ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 नेबर्स हो गए। इसके ऊपर वाली लेयर में 1 2 3 ये 3 नेबर हो गए, तो 6 अपनी लेयर में, 3 ऊपर, और अगर 3 ऊपर हैं तो 3 नीचे भी होंगे। तो टोटल कोई स्फीयर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 12 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, इसलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होगा। ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग एफसीसी के बारे में जो भी चीजें पढ़ेंगे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के थ्रू ही पढ़ेंगे। अगली जो पैकिंग आई वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आई। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा है कि मैंने जैसे पहली लेयर रखी थी वैसे पहली लेयर रखी,
यहाँ पर कुछ गैप हुए, उन गैप के ऊपर दूसरी लेयर रखी, ए के बाद बी वाली लेयर आ गई। अब जब मेरे को तीसरी लेयर रखनी थी तो वो मैंने सी में नहीं रखी, ये वापस से ए में रखी, यानी कि सी वाला जो पोजीशन है वो हमेशा इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में खाली रहेगा। यहाँ पर जो पैकिंग होगी वो ए बी टाइप की होगी, और इस तरह की पैकिंग को मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP कहता हूं। यहाँ पर भी CCP की तरह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 ही रहेगा, बिकॉज अपनी लेयर में 6, ऊपर वाले 3 नेबर और नीचे वाले 3 नेबर। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आगे चल करके हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे या डेंसिटी निकालेंगे तो उसमें हम लोग मेनली क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि कुछ फैक्टर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बराबर ही होते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के वो फैक्टर जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के जैसे ही हैं वही चीजें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पूछी जाएंगी, अदरवाइज नहीं। अब जब हमको इन पैकिंग्स के बारे में पता चल गया तो हम इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वॉइड्स के बारे में देखें। तो इन्होंने बताया कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई क्यूबिक क्लोज या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और उसमें n एटम्स हैं, तो इस सिस्टम में n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अगर मैं आयनिक सॉलिड्स को देखूं, जैसे सपोज करो मैं NaCl को देखूं, तो क्या होगा कि आयनिक सॉलिड्स में जो एनायंस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और जो कैटायंस होते हैं उनका साइज छोटा होता है, बिकॉज एनायंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो साइज में बड़े हो जाते हैं, कैटायंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो साइज में छोटे हो जाते हैं। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें एनायंस जो होते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं और कैटायंस उन एनायंस के वॉइड्स में चले जाते हैं। तो हम लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम दिए होते हैं कि कोई एनायन है जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग कर रहा है और उसके हाफ ऑफ द वॉइड्स या 1/3 ऑफ द वॉइड्स फिल्ड हैं, तो हमको उन आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताना होता है। इसको हम प्रॉब्लम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ये कहता है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स X and Y, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y जो है वो एनायन है, मेक CCP, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट X जो कि कैटायन है ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? तो अगर मान लो Y जो है ये CCP कर रहा है, तो इसके सपोज करो मेरे पास n एटम्स है। तो मैंने पीछे पढ़ा कि अगर n एटम्स हैं तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, टीवी से मैंने इसको नोट कर दिया, और n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। अब इन्होंने बताया कि जो X के एटम हैं वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे बैठे हैं, दे ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसका मतलब अगर Y के n एटम्स हैं तो X के भी n एटम्स हैं। इसका मतलब जो फॉर्मूला हो गया वो XN YN हो गया, या सिंपल रेशो ले लूं तो XY हो गया। तो X और Y मिलकर के XY टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। एक्चुअली जो मैं पीछे एग्जांपल दे रहा था NaCl, उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है। NaCl में जो Cl माइनस होता है वो CCP करता है और Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, और इसीलिए उसका फॉर्मूला NaCl। और एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने कहा एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP, तो मोस्ट प्रोबेबली B एनायन होगा, हालांकि इन्होंने दिया नहीं और इसको जानने की लिए जरूरत भी नहीं है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो मैं पहले की तरह से मान लूंगा कि B जो है वो HCP कर रहा है, तो इसका मतलब मान लो B के n एटम्स है। लेट B हैज n एटम्स। तो अगर B के, मान रहा हूं, यानी कि अगर B के n एटम्स हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 2n। मैंने पीछे बताया कि
n एटम्स पे 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने हो जाएंगे n। अब 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, लेकिन जो a का नंबर है वो यहां गिवन है, एलिमेंट A ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सारे खाली पड़े हैं और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 2/3 ही ऑक्यूपाइड हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स से 2n, तो 2/3 ऑफ 2n की वैल्यू हो गई 4/3n। तो मतलब ए बी का फॉर्मूला हो गया a 4/3n b n। अब यहां पर a और b का रेशो 4n/3 और n है, दोनों साइड अगर मैं n/3 से डिवाइड कर दूं कॉमन रेशो लेने के लिए, तो जो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a4b3। अगर आपको ये बात समझने में दिक्कत हो रही हो तो पहले मैं क्या करूंगा, ए और बी के टोटल एटम्स का रेशो लिख लूंगा और फिर उसको किसी ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूंगा ताकि ए और बी सिंपल इंटीग्रल नंबर्स आए। तो इसका मतलब ए बी का ये जो कंपाउंड बन रहा है उसका फॉर्मूला A4b3।